नमस्ते ऑल ऑफ यू। ये है अपनी हिंदी कंपलसरी की 2000 प्रश्नों की सीरीज। हमने इससे पहले 26 पार्ट तक कर चुके थे, 26वां भाग हम पहले कर चुके थे और आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी चैप्टर से लिए गए हैं। तो आइए अभ्यास करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है इसमें। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे दिया हुआ वर्ण, शब्द, पद और वाक्य रिक्त स्थान के अंग होते हैं। तो आपको बताना है कि ये किसके अंग हैं। आप जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। ऐसा मानिए जैसे एग्जाम में आपको लिखना है, तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो पहला जो प्रश्न है ये आपको याद होगा, हमने जब व्याकरण भाग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ये सभी जो है ये व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं और उस व्याकरण के 4 अंग में एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है पद विचार और चौथा होता है वाक्य विचार। आप याद करिए, हमने जो भाषा लिपि और भाषा व्याकरण और लिपि का जो परिचय पढ़ा था उसमें हमने देखा था भाषा के अंग। तो भाषा के अंग जो है ना, अगर भाषा का पूछा जाता है तो 5 अंग आएंगे। उसमें क्या शामिल हो जाता है? भाषा के अगर अंगों की बात करें तो भाषा के अंगों में एक नई चीज शामिल हो जाती है और वो ये है कि उसमें ध्वनि को भी हम शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे भाषा के अंग, तो इस भाषा के अंग में हम ध्वनि को शामिल करते हैं। तो इसमें होता है, देखो, ध्वनि, उसके बाद होता है वर्ण, इसके बाद होता है ध्वनि वर्ण, उसके बाद होता है शब्द, उसके बाद फिर होता है पद और फिर होता है वाक्य। तो ये 5 भाग होते हैं, ध्यान रखना, भाषा के। और ये 4 होते हैं व्याकरण के। ये व्याकरण वाला तो कई बार पूछा गया है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोबारा से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन रिक्त स्थान है। तो अभिव्यक्ति का साधन क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। क्योंकि भाषा की परिभाषा ही क्या है? भाषा किसे कहते हैं? कि हमारे मन के जो भाव और मस्तिष्क के जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति को ही भाषा कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा भाषा। अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तीसरा है कि बसंत पाटिल कौन था? याद करिए आप, हमने जो ये जो अध्याय है अपना, उसमें बसंत पाटिल का नाम आता है। तो बसंत पाटिल जो है ये लेखक की कक्षा का एक छात्र था। कैसा था? जो शरीर से तो दुबला पतला था, स्वभाव से बिल्कुल शांत था और पढ़ने में बहुत ही होशियार था। तो ये था बसंत पाटिल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है बसंत पाटिल पे। जो भी प्रश्न लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं। चौथा प्रश्न है कि गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी क्यों मांगती चलती थी? पानी मांगने का क्या कारण था? तो पानी इसलिए मांगती थी कि बारिश नहीं होती थी, और बारिश नहीं होती थी तो इंद्र देवता को खुश करके बरसात करवाने के लिए ये पूरी की पूरी जो इनकी टोली होती थी, जिसका नाम था इंद्र सेना, ये द्वार द्वार पानी मांगती थी। घर की महिलाएं उन पर पानी ढोलती थी, पानी डालती थी, पानी फेंकती थी, और फिर वो वहाँ पे लंगोट पहने हुए होते थे, उस कीचड़ में लोटपोट होते थे, और फिर ऐसे आगे बढ़ते थे और बोलते थे जय बोल गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया की जय बोलते बोलते आगे बढ़ जाते थे। तो ध्यान रखना है। अच्छा, इसी इंद्र सेना का एक और नाम था। आप मुझे बताइए कि इंद्र सेना का वो दूसरा नाम क्या था? मैं आपकी जानकारी को टेस्ट करना चाहता हूं, इसलिए बीच बीच में इसी प्रकार के प्रश्न करता रहूंगा। तो देखते हैं आप लोगों को की तैयारी कितनी है, और अगर आपको नहीं आता तो तुरंत अभी जाके देखिए और उसको याद करिए। इंद्र सेना का दूसरा नाम क्या था? और जिसको याद है, जिसको नहीं भी याद है, तुरंत याद करके कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न क्या है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। आपके पास ऑप्शन है संशोधन, ऑप्शन दूसरा है अपहरण, तीसरा है योग्यता और चौथा है राशि। हमेशा ध्यान दो कि चारों ऑप्शन पढ़ने की, पूरा का पूरा चारों ऑप्शन पढ़ो तो आपका गलत नहीं जाएगा बिल्कुल भी आंसर। और राइट आंसर यहाँ पे रहेगा संशोधन। अमेंडमेंट को हम संशोधन कहते हैं।
जैसे पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट है ना, या फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। तो इस तरीके से इन शब्दों को याद करो। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो हमारा जो पाठ है बाजार दर्शन, बाजार दर्शन के लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये अलीगढ़ जो है ना, ये अपने जो ताले आते हैं ना, ताले, उनके लिए जाना जाता है, लॉक के लिए जाना जाता है। तो ऐसे भी याद रखना, 1905 में अलीगढ़ में जन्मे थे। नेक्स्ट प्रश्न है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भाई सभी को याद है कि जो भक्तिन थी उसका भक्तिन नाम तो महादेवी ने रखा था, उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मीन या फिर लक्ष्मी था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, उसका मूल नाम तो था लक्ष्मीन और फिर उसे लक्ष्मी भी कह सकते हैं। और अगर प्रश्न बनता है कि उसका भक्तिन नाम किसने और क्यों रखा, तो उसका भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जब वो महादेवी के पास पहली बार आई तो वो उसने मना किया कि भाई मुझे आप मेरे वास्तविक नाम से लक्ष्मी या लक्ष्मी नाम से मुझे नहीं बुलाओगी। क्यों नहीं बुलाओगी? क्योंकि उसका जीवन उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था। और इसलिए महादेवी ने वहां पे एक बात भी कही है कि व्यक्ति को हमेशा अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जीना पड़ता है। तो महादेवी ने उसके गले में जो कंठी माला थी, उस कंठी माला को देख करके इसका नाम लक्ष्मी रख दिया था और यही इसी नाम से जो है वो उसे बुलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यहाँ पे आपके पास 4 वाक्य हैं, आपको बताना है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ढंग से समझिएगा। तो आप पहला आंसर है कि मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, दूसरा है राजस्थान वीर भूमि है, तीसरा है लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए, और चौथा है बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। तुरंत बताइए आंसर इसमें से कौन सी एक वाक्य में जो है वो शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति है। देखो जहां तक पहले वाक्य की बात है कि मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, तो सीधा सीधा ये इसका अभिधेयार्थ प्रकट हो रहा है, मुख्यार्थ प्रकट हो रहा है, या यूं कह सकते हैं वाच्यार्थ प्रकट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो शब्द शक्ति रहेगी वो रहेगी अभिधा शब्द शक्ति। तो पहले वाक्य में तो हो गई अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा शब्द शक्ति का जो जो शब्द होता है, जो क्योंकि 3 प्रकार के शब्द होते हैं और उन 3 प्रकार के शब्दों का 3 प्रकार का अर्थ होता है, और उस अर्थ के आधार पर ही 3 प्रकार की शक्तियां होती है। तो इसमें जो अभिधा शब्द शक्ति में शब्द जो होता है वो वाचक शब्द कहलाता है, लक्षणा शब्द शक्ति में जो शब्द होता है वो लक्षक शब्द कहलाता है, और व्यंजना शब्द शक्ति का जो शब्द होता है वो व्यंजक शब्द कहलाता है। तो अब देखो दूसरा है राजस्थान वीर भूमि है। तो अब राजस्थान वीर भूमि है ना भाई, ये इसमें आपको बताना है कि कौन से शब्द शक्ति है। ये आपका होमवर्क है। बीच बीच में मैम कहा ना मैं आपको होमवर्क देता जाऊं, क्योंकि लगातार हम अभ्यास कर रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको देता रहता हूं। तो क्योंकि बताया हुआ भी है पहले, तो देखना यह है कि आप लोग वास्तव में कितना याद करते हैं। तीसरा है लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए। तो यहाँ पे देखो लक्षणा शब्द शक्ति है। चलो मैं कुछ तो बता ही देता हूँ, एक आधा आपको होमवर्क दूंगा, सारा नहीं दूंगा। लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि अगर मैं सारा ही होमवर्क दूंगा तो फिर आप लोग भाग जाओगे, मुझे पता है। और तीसरा देखो, चौथा है कि बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। अगर आपको नहीं समझ में आया कि इसमें व्यंजना कैसे हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी समझा दूंगा कि व्यंजना शब्द शक्ति कैसे हुआ है। क्योंकि हमने जब ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम सारी शब्द शक्ति कंप्लीट पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से उसको रिपीट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट प्रश्न देखो, और अगर जो नए बच्चे अगर हमारे इस क्लास में आए हैं और जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और उनको अगर नहीं पता कि शब्द शक्ति कैसे होती है, कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, हमारे जो शब्द शक्ति वाले वीडियोज हैं उसका आप लोग देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वाक्य में पर्वत शब्द अभिधेयार्थ प्रकट कर रहा है। अभिधेयार्थ का मतलब होता है मुख्यार्थ, या फिर उसे हम कहते हैं वाच्यार्थ। तो कौन से शब्द शक्ति में अभिधेयार्थ प्रकट हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कौन से वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। तो पहला वाक्य क्या है कि पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। दूसरा क्या है, अभिधेयार्थ प्रकट हो रहा, पर्वत जाग रहे हैं। फिर है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, और फिर है देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश। तो भाई राइट आंसर रहेगा पहले वाक्य में हमें अभिधा शब्द शक्ति का पता चल रहा है। तो पहला जो वाक्य हमारा वो राइट आंसर है। अभिधेयार्थ किस में प्रकट हो रहा है?
पहले वाले वाक्य में। अब जो पर्वत जाग रहे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे पर्वत तो जाग नहीं सकता, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इस प्रकार ये सब में अलग अलग शब्द शक्तियां हैं और ये सारी मैंने बताई हुई, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आप लोग थोड़ा सा माइंड को जोर दीजिए ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाए। अगला देखो, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो शब्द की जो प्रथमा शक्ति होती है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। देखो, तीन प्रकार के शब्द होते हैं, तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है, एक यहाँ पे देखो, एक होता है वाचक शब्द। जो पहला शब्द होता है वो होता है वाचक शब्द, और वाचक शब्द की जो शक्ति होती है, वाचक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वाच्यार्थ, है ना, वाच्यार्थ, या फिर इसे मुख्यार्थ भी कहते हैं या इसे अभिधेयार्थ कहते हैं, और इसी से बनती है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति है। तो एक शब्द होता है लक्षक शब्द, लक्षक शब्द से जो अर्थ निकलता है वो होता है लक्ष्यार्थ, ठीक है। और इस लक्ष्यार्थ के कारण ही उस लक्ष्यार्थ में जो शब्द शक्ति होती है वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति। और नेक्स्ट जो व्यंजना शब्द शक्ति है, उसका जो शब्द होता है वो व्यंजक शब्द कहलाता है। और व्यंजक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ। और इस व्यंग्यार्थ में जो शब्द शक्ति होती है वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो प्रश्न क्या है, प्रथमा शब्द शक्ति कौन सी है? ये प्रथमा शब्द शक्ति है, ये दूसरी शब्द शक्ति है, और ये तीसरी शब्द शक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ विदा हो गया। 11वां प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहला है, आओ सूरदास जी। अगर मान लो कोई व्यक्ति आ रहा हो, आंखों से थोड़ा सा कमजोर हो, तो उसे सूरदास जी के नाम से बुलाते, कहते आओ सूरदास जी। तो अब देखो, उसके लक्षणों के आधार पर उसे सूरदास जी कहा है, उसके नाम से नहीं बुलाया, तो यहाँ पे तो लक्षणा शब्द शक्ति हुई। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई, अगर मान लो ये वाक्य आया कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति किस में है, तो पहले में लक्षणा हो गई। दूसरा क्या है, मैं तो आपकी गाय हूं। तो अब कोई इंसान गाय नहीं हो सकता, बट गाय जैसे लक्षण है, तो लक्षणा शब्द शक्ति हुआ दूसरे में भी। तीसरा क्या है, वह आस्तीन का सांप है, इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है। और चौथा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी का मुख्य काम क्या होता है? पढ़ना, और फिर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो शब्द शक्ति है द विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, 11वां प्रश्न हो गया, हाँ 11वां हो गया कि अभिधा शब्द शक्ति इसमें द में। 12वां प्रश्न है, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो जहां पे अभिधा और शब्द शक्ति से अर्थ नहीं निकल रहा हो, जहां पे लक्षणा से भी अर्थ नहीं निकल रहा हो, और अभिधा और लक्षणा दोनों को छोड़ करके हमें कोई और अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा हो, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो सही जवाब रहेगा व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखो, यहाँ पे नेक्स्ट आया, छंद क्या होता है? तो छंद क्या होता है कि ऐसी काव्य रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रख करके जिस काव्य रचना का निर्माण किया जाता है वो छंद कहलाता है। रस जो है वो काव्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है, और 2 और जोड़ करके टोटल 11 हुई है, और अलंकार भी जो है वो होते हैं, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, मुझे बांध निज माया से, पंक्ति में बगुले अपनी माया से कब बांधते हैं? कवि ने देखो यहाँ पे कितना सुंदर वर्णन किया है कि बगुलों की पाती, जब बगुले उड़ते हैं संध्या के समय, हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ होता है, और चूंकि बगुलों का कलर है, जो रंग जो है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, तो ऐसे वो उड़ते हुए प्रतीत होते हैं कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और वो जो पंक्ति होती है ना, वो पंक्ति जो है वो कवि कहता है मुझे बांध दिया, मतलब मुझे आकर्षित कर दिया, और ऐसा लगा मैं उन्हीं को देखता रहूं, तो इसे बांधना कहा है कवि ने। तो कब बांधती है ये? हौले हौले उड़ने पर, या फिर मंद मंद उड़ने पर, या स्नेह स्नेह उड़ने पर, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। इतना आराम से धीरे 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 जब उड़ते हैं तो कवि कहता है मुझे तो भाई इतना आकर्षक लगता है कि पूछो मत। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है? तो जो वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ होता है वो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है। पहला जो शब्द होता है वो वाचक शब्द होता है, और वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाक्य मुख्यार्थ या वाच्यार्थ होता है, मैंने आपको सब समझा दिया। दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा है, उसका जो लक्षक शब्द होता है उससे जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। और तीसरा शब्द होता है व्यंजक, और उससे जो अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देखो भाई, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं, जैसे हिंदी की, मराठी की, कोंकणी की, संस्कृत की लिपि हमारी जो है वो देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से निकली है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन है। तो सूत्र भाषा कहते हैं हम संस्कृत को। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो भाई घोड़े का मुख्य काम ही क्या है, सवारी करवाना, और सवारी करने के काम ही आता है, तो फिर इसका जो है वो शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि इसका वाच्यार्थ ले रहे हैं हम, वाच्यार्थ निकल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कोई अंधड़ कहीं से आया, कवि के लिए अंधड़ शब्द का क्या अर्थ है। याद करिए, कवि कहता है मेरा जो पन्ना है, कवि अपना कहता है मेरा पन्ना चौकोर खेत है ना। तो उस खेत, उस पन्ने को अपना खेत मानता है, और वहां पर वो कवि जो उपज बोता है, तो वो उपज क्या होती है, उसके जो भाव होते हैं मन के, उन भावों को वहां पर लिपिबद्ध करता है। तो उन भावों को ही कवि ने यहाँ पर जो है, उन भावों को ही कवि ने यहाँ पर जो है वो कहा है, भावनात्मक आंधी कवि ने कहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अगला प्रश्न क्या है कि जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। पंक्ति में कुंभकर्ण ने जगदम्बा किसे कहा है। आप याद करिए, जब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है और उसे जगाता है काफ़ी प्रयास करने के बाद, और जगा करके वो सारी बातें बताता है कि जिस तरीके से जो है वो लक्ष्मण मूर्छित हुआ, फिर से लक्ष्मण जो है वो होश में आया, और उस समय की वो घटनाक्रम बताता है, और फिर वो जो सीता का हरण करके गया था। तो जब ये बात बताई ना, तो कुंभकर्ण ने फिर कहा था कि अब तुमने जगदम्बा का हरण किया, और अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो। तो जगदम्बा का हरण किसका, सीता का हरण किया, तो मां सीता को जो है उसने जगदम्बा कहा है कुंभकर्ण ने। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला है 21वां कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो ऑप्शन 1 है रामचरितमानस, दूसरा है रामायण, तीसरा है विनय पत्रिका, चौथा है श्री कृष्ण गीतावली। तो इसमें से रामायण जो है ये वाल्मीकि की रचना है, बाकी जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ब है। अगला प्रश्न देखो लिखा है कि घनभेरी गर्जन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो घनभेरी गर्जन से, जब आसमान में बादल छाते हैं और भयंकर गर्जना होती है, तो उस गर्जना को सुनकर के क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के अंकुर सजग, पृथ्वी के गर्भ में छिपे अंकुर जो है वो सजग हो जाते हैं। उनके मन में एक आशा जागृत होती है कि अब अंकुरण होगा, है ना, नव अंकुरण का, नव जीवन की आशा बिल्कुल ये भी होता है, और पूंजीपतियों का विप्लव बिल्कुल ये भी होता है, और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। बादल राग कविता से, निराला की बादल राग कविता से ली गई ये पंक्तियां हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी द। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बादल राग कवितांश निराला के किस काव्य संग्रह से उद्धृत हैं। तो ये जो बादल राग कविता है टोटल ये 6 भागों में लिखी गई है निराला जी ने, और ये उनकी एक लंबी उनका जो काव्य संग्रह है अनामिका, तो अनामिका में से ली गई है। तो याद रखिएगा बादल राग कविता निराला के अनामिका से ली गई है। अगले क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 23वें का ऑप्शन अ। 24वां है जादू सा कब टूटता है। उषा कविता से ये प्रश्न लिया गया है, और यहाँ पे कवि क्या करता है कि जो भौर का नभ होता है, आसमान जो है भौर का, उस समय पल पल हो रहे परिवर्तन की कल्पना करता है, उसको देखता है, उस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को, और वो जो प्राकृतिक दृश्य है ना अचानक से कुछ समय के बाद गायब हो जाता है। तो कवि उसे जादू का टूटना कहता है। तो वो गायब होता कब है, जैसे ही सूर्योदय होता है उसी समय वो हल्का हल्का जो अंधकार था वो छट जाता है, और फिर वो जादू टूट जाता है। तो कब होता है, जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय। तो सही जवाब है ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न देखो 25वां, दूरदर्शन के पर्दे पर क्या दिखाया जाता है। तो अपंग कविता में उस
अपाहिज व्यक्ति को जब बंद कैमरे में जब लेके जाया जाता है, उस दूरदर्शन के सामने जब लेके जाया जाता है, तो वहां पर जब उस व्यक्ति से या उस अपाहिज व्यक्ति से पत्रकार के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो फिर एक बार कैमरामैन को कहता है कि इसकी बड़ी बड़ी आंखें, इसकी सूजी हुई आंखें दिखाओ। तो वो क्या दिखाना चाहता है? अपाहिज की फूली हुई आंख, क्योंकि वो रोया, रोने से उसकी आंखें जो सूजी हैं, फूली हैं, वो आंखें दिखाना चाहता है। तो ये आज की क्लास में हम 25 प्रश्न ही करेंगे, बाकी के प्रश्न नेक्स्ट हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ में आपसे जो होमवर्क आपको मैंने दिया है, 3 प्रश्न दिए, ध्यान रखना, तीनों प्रश्नों का आंसर आपको बताना है। क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं, अभी अगर आप टाल गए ना, ध्यान रखना, वही प्रश्न अगर परीक्षा में आ गया तो आपको उस समय फिर याद आएगा कि सर ने कहा था कि अगर हम उस समय लिख कर आंसर दे देते तो आपको याद हो जाता। तो निश्चित रूप से जो भी प्रश्न आपको पूछा गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, नेक्स्ट हमारी अगली क्लास रहेगी इंग्लिश की। तो इंग्लिश की कंपलसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।